हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट वीडियो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और यह देखेंगे कि आखिर स्पेस में भारत का क्या क्या योगदान रहा है। और आपका यह वीडियो अपने आने वाले CGPSC मेंस में जो रिटर्न रहता है उसके लिए अब तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और आपके CGPSC प्रीलिम्स के हिसाब से भी CGPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चन आता है उसके लिए हिसाब से आपका बहुत ही उपयोगी यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो भारत में परमाणु विभाग ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो भारत में कौन से विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या है, देश के विकास में अंतरिक्ष अनुसंधान तथा विकास की महत्व को समझते हुए, मतलब देश में ये समझा गया जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद समझा नहीं गया कि क्या बोलते हैं कि भारत में स्पेस से रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए। तो उसी को महत्व को समझते हुए 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। 1962 में किसकी अध्यक्षता में? विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस का गठन किया गया और यह भी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसी को देखते हुए फिर 1969 में इसरो का गठन हुआ। हम इसरो से भली भांति परिचित हैं। जो आज के डेट में जो चंद्रयान मंगल जो मिशन है वो कौन लॉन्च करता है? इसरो ही लॉन्च करता है। तो इसी इसरो का गठन हुआ था आपका 1969 पे। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु। उसके बाद है आपका इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका विक्रम साराभाई। और अंतरिक्ष अनुसंधान की वित्तीय सहायता के लिए 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। इसरो का गठन कब किया गया? 1969 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बेंगलुरु में। और सबसे पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किया गया तो कौन से विभाग के अंतर्गत किया गया? भारत परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। आपको एक बात याद रखनी है कि ये परमाणु ऊर्जा विभाग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी याद रखना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे हिसाब से 2017 के जो रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था CGPSC का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ संस्थाएं जो हम इसरो है, इसरो के कुछ ब्रांचेस हैं जिसको संस्था बोल सकते हैं। ये संस्था अलग अलग उसमें काम करती है, अलग अलग राज्य में। ठीक है, लेकिन काम एक ही करते हैं, लेकिन जैसे काम बढ़ जाता है ना, वही बोल रहे हैं कि इसके बहुत सारे संस्थे हैं। ठीक है, तो इसके पहला प्रमुख संस्था आपका इसरो तो मेन संस्था है जिसका गठन हुआ था, आपको बताया था 1969 में। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी सभी संस्थाओं का नियमन करती है। मतलब जितने भी संस्था हम देखेंगे अभी 10 या 11, उस संस्था का सबसे बड़ा हेड कौन है? आपका इसरो है। वो 10 संस्था को क्या करता है? रेगुलेट करता है आपका यही इसरो, जिसका गठन हुआ था आपका 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कौन है? अभी इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु। और आपको कमेंट्स में बताना है कि इसरो के क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, आप कमेंट्स करके बताइएगा। सेकेंड नंबर पे आपका आइजैक, जिसका फुल फॉर्म है आपका इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसका भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु है। इस क्वेश्चन लोग को आपको ध्यान देना है कि ये CGPSC प्रीलिम्स में हर बार ये क्वेश्चन आता है कि जो आइजैक है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो कृत्रिम उपग्रह है उसका निर्माण कैसे होता है ये करता है। ये मतलब निर्माण कैसे होता है ये नहीं है कि मतलब जो कृत्रिम उपग्रह होता है, तो कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित उपग्रह वो यहीं बनता है आइजैक में। थर्ड आपका सैक, जिसका फुल फॉर्म है आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है आपका अहमदाबाद। ये भी कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करता है। ठीक है, तो सैक का क्या है? आपका हेडक्वार्टर अहमदाबाद। तो आइजैक का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु, सैक का हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद। फोर्थ है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा, केरल। ये प्रक्षेपण यान का निर्माण होता है। जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, सैटेलाइट GPS के लिए या चंद्रयान, हाँ, ये जो सैटेलाइट भेजा जाता है इसका निर्माण कहाँ होता है? ये होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा। कहाँ पे? आपका थुम्बा, केरल। आपको ये याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा कहाँ पे है, मतलब स्पेस सेंटर कहाँ पे है? थुम्बा, केरल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये है आपका श्रीहरिकोटा में। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे आपका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये 2 जगह पे, एक कर्नाटका पे और एक भोपाल पे। ठीक है, उसके बाद ये जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है आपका, ये प्रक्षेपित उपग्रहों का नियंत्रण यहीं से होता है।
क्या होता है जब हम यहाँ से लॉन्च करते हैं इसरो के माध्यम से सैटेलाइट, है ना, तो इसका जो नियंत्रण कहाँ से होता है, इसका नियंत्रण यहीं से होता है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी एक कर्नाटक और एक भोपाल में, ठीक है। 7वें नंबर पे आपका NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग। ये क्वेश्चन आपका शायद तक मेरे हिसाब से पिछले अभी जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। अब आपका IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, हैदराबाद में। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, हैदराबाद। और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 जो भी हुआ है प्रीलिम्स, उसमें क्वेश्चन आया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका हैदराबाद में है। अब आगे चलते हैं 9th नंबर पे आपका एंट्रिक्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, बेंगलुरु में, ठीक है। 9 नंबर पे क्या है आपका एंट्रिक्स, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में। ये इसरो की मार्केटिंग इकाई है। अब ये इसरो की मार्केटिंग इकाई है, कहने का मतलब ये है कि इसरो क्या करता है, हम जो हमारा भारत का जो सैटेलाइट लॉन्च होता है किसके माध्यम से होता है, इसरो के माध्यम से होता है। और साथ साथ हम अपना खुद का तो सैटेलाइट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, और साथ साथ दूसरे देश का भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जैसे श्रीलंका का हो गया और अमेरिका का हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया को हो गए। हम उस देश के भी सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। जो दूसरे देश के साथ हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उससे जो बात करता है कि कितना पैसा लगेगा, कितना कैसे कैसे क्या होगा, ऐसे टाइप का, तो वो सब की बात कौन करता है, ये एंट्रिक्स करता है, ठीक है। और आपका 10th नंबर पे आपका ISDN, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जिसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु, ठीक है। इसको क्या है, अधिक दूरी पर भेजे जाने वाले उपग्रह को यहीं से क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए मंगल मिशन और आपका चंद्रयान मिशन, मंगल मिशन, जो अधिक दूरी पर भेजे जाते हैं उपग्रह, उसको कहाँ से नियंत्रित किया जाता है, यहीं ISDN से, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंसेप्ट। कुछ मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और इसी कंसेप्ट से आपको इमेजिनेशन करके आपको ये चीज़ हमेशा याद रह जाएगी और आपके मेंस में बहुत काम आएगी। सबसे पहला कंसेप्ट आप खुद ही बताओ, यहाँ पे बोल रहा है आप बताओ। किसी व्यक्ति को फ़ोटो लेना है, वो पास से लेगा कि दूर से लेगा। मैं आपको पूछता हूँ कि आपको किसी व्यक्ति का फ़ोटो लेना है तो आप उस व्यक्ति के पास से फ़ोटो लोगे कि बहुत दूर जाके फ़ोटो लोगे, पास से फ़ोटो लोगे ना। किसी भी व्यक्ति को आपको फ़ोटो लेना है तो पास से फ़ोटो लोगे। तो पास से फ़ोटो क्यों लोगे, अगर दूर से फ़ोटो लेते हो तो उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो ब्लर हो जाएगा या चेहरा साफ़ नहीं आएगा। अगर पास से लेते हो तो चेहरा क्या होगा, साफ़ आएगा, एकदम क्लीन रहेगा। तो यही बोल रहा है, तो आप पास से लोगे कि दूर से लोगे, पास से लेंगे। अब इसका कंसेप्ट क्या बोलता है कि पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों का पता लगाने के लिए, पृथ्वी का विभिन्न संसाधन, जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो हम वन का पता लगाते हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा सघन वन है, मतलब कौन से एरिया पे बहुत ज़्यादा सघन वन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज है, कहाँ पे मतलब जल पे कौन कौन से खनिज की मात्रा है, ठीक है। मिट्टी कैसा है, मतलब जैसे हम छत्तीसगढ़ के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं ना कि कवर्धा में काली मिट्टी पाई जाती है, बस्तर के नीचे तरफ लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये पता कैसे चलता है, ये आदमी खुद जाके सर्वे नहीं करता, ये सैटेलाइट के माध्यम से पता चलता है। तो यही बोल रहे हैं कि पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी सैटेलाइट होना चाहिए वो पृथ्वी से पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए। जिस प्रकार हमको किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो खींचने के लिए हमको उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसी प्रकार पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों का पता लगाने के लिए वो सैटेलाइट को पृथ्वी के पास होना चाहिए। पास इसलिए होना चाहिए ताकि अगर सैटेलाइट पृथ्वी के पास रहेगा तो वो जो इमेज है वो पृथ्वी का बहुत अच्छे क्लियर लेगा, है ना जी। इसीलिए बोल रहा है वो कि सैटेलाइट को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और यही सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह बोला जाता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह को हिंदी में भी बोला जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह। इसरो 2 प्रकार के उपग्रह लॉन्च करता है, एक तो है आपका रिमोट सेंसिंग उपग्रह और सेकंड है आपका कम्युनिकेशन उपग्रह। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह भेज रहे, इसका मतलब क्या होता है, वो पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं, नदी नाला पानी, वहाँ का क्या बोलते हैं मिट्टी, वहाँ का वन, वहाँ के खनिज, सब चीज़ का पता लगाने के लिए कौन सा सैटेलाइट भेजा जाता है, यही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजा जाता है। और इसको पृथ्वी के पास में रखा जाता है
रिमोट सेंसिंग उपग्रह को पृथ्वी के पास में रखा जाता है। पृथ्वी के पास में इसलिए रखा जाता है एक, ताकि वो पृथ्वी का जो इमेज है बहुत अच्छे क्लियर से ले सके, इसीलिए पृथ्वी के पास में रखा जाता है। इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश ये किया कि यदि हम व्यक्ति का फ़ोटो लेते हैं तो पास से लेते हैं कि दूर से लेते हैं। मैं इसी को आपको लिंक करा रहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका कि आप बताओ, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि आप बताओ संचार के लिए उपग्रह, ये ग्रह नहीं है, संचार के लिए उपग्रह भेजना है तो उपग्रह पृथ्वी से दूर होना चाहिए कि पास होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इमेज के माध्यम से कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। पृथ्वी के जितने भी विभिन्न संसाधन हैं, वन है, खनिज है, ये सब चीज़ को पता लगाने के लिए उसको सैटेलाइट को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है आपके संचार के लिए। संचार मतलब, कहने का मतलब, हम जो यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं और जैसे कि हम टीवी देखते हैं, तो वो सब सैटेलाइट कहाँ होती है, उस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ये संचार के लिए सैटेलाइट है ना, तो उसको पृथ्वी से कितने दूर में भेजेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको आप ये याद रखना है कि इसको दूर भेजना पड़ेगा पृथ्वी के। और इसको दूर कैसे भेजना पड़ेगा, देखो मान लो एक चीज़ आप याद रखना, मान लो ये है आपका, ये जो दिख रहा है ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है। मान लो यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ठीक है। ये सैटेलाइट पृथ्वी के पास में है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट पृथ्वी के पास में है, तो ये देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये पृथ्वी के बहुत कम पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर पा रहा है, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सैटेलाइट ऊपर में है, अब देखो थोड़ा से पृथ्वी के ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। मान लो थोड़ा और ऊपर करता हूँ मैं सैटेलाइट को, अब देखो ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी के बहुत सारे भाग को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और हमको क्या चाहिए, जब हम संचार के लिए सैटेलाइट भेजेंगे तो हमारा वो एम क्या होना चाहिए, वो जो सैटेलाइट है पूरे पृथ्वी को क्या करे, कवर करे। तो ये जो, इसीलिए हम अगर पास में भेजेंगे तो पास में भेजने के लिए, पास में अगर कम्युनिकेट मतलब सैटेलाइट को भेजेंगे, ये बहुत ही कम, पृथ्वी के कम एरिया को कवर कर रहा है। उससे थोड़ा दूर भेजेंगे ज़्यादा एरिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भेज रहे हैं तो देखो पृथ्वी के बहुत सारे एरिया को ये कवर कर रहा है। और संचार माध्यम में क्या होना चाहिए, संचार माध्यम में सैटेलाइट पूरे पृथ्वी को कवर करना चाहिए। इसीलिए फिर भी हम कितने भी ऊपर भेजें, ये एक सैटेलाइट पूरे पृथ्वी को कवर नहीं कर सकता। आपको दिख रहा होगा डायग्राम पे, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये पहला सैटेलाइट है। अब आपको समझ आ गया कि आपको पृथ्वी मतलब सैटेलाइट को पृथ्वी से दूर भेजना है। आपको क्यों दूर भेजना है, ताकि वो सैटेलाइट ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी को कवर कर सके। लेकिन आप कितना भी दूर भेजो सैटेलाइट को, वो पूरे पृथ्वी को कवर नहीं कर सकता। तो पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 सैटेलाइट यूज़ करना पड़ेगा। मान लो एक सैटेलाइट यहाँ पे है जो पृथ्वी के इतने भाग को कवर कर रहा है, मान लो एक सैटेलाइट यहाँ पे है जो पृथ्वी के इधर वाले भाग को कवर कर रहा है, और मान लो एक सैटेलाइट यहाँ पे है जो पृथ्वी के पूरे भाग को। अब देखो ये एक सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट और ये एक सैटेलाइट, पूरा सैटेलाइट मिल के पृथ्वी के पूरे भाग को क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, रुको। ये क्या बोला है, हाँ, कि संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैक्सिमम 3 सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बताया अभी कि अगर एक सैटेलाइट को आप कितने भी ऊंचाई पे रख दो पृथ्वी के, वो एक मैक्सिमम एरिया ही कवर कर सकता है, लेकिन पूरा एरिया कवर नहीं कर सकता। पृथ्वी के पूरा एरिया कवर करने के लिए आपको 3 सैटेलाइट यूज़ करना जरूरी है। किसके लिए, संचार के लिए। तो यही बोल रहा है, संचार व्यवस्था में स्थापित करने के लिए मैक्सिमम 3 सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। अब आपको समझ आया। अब आप इसको मेंस के हिसाब से रिटर्न में आप लिख सकते हो। अब आता है कि कितने कक्षा होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कक्षा जहाँ उपग्रह स्थापित करते हैं, मतलब बहुत सारे कक्षा होते हैं जहाँ पे क्या होता है, उपग्रह को स्थापित किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित जो रहता है, हम देखते हैं इसरो का जो प्रक्षेपण यान रहता है वो उपग्रह को ऊपर लेके जाता है। तो अलग अलग कक्षा में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, वही बोल रहा है। तो एक होता है आपका ध्रुवी कक्षा, सेकेंड होता है आपका भू स्थिर कक्षा, और थर्ड होता है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा। तो इसका पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि कैसे कैसे होता है, उसके बाद हम पूरा कंसेप्ट बताएंगे इसको। कि पहला है आपका ध्रुवी कक्षा, इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी कहते हैं, ठीक है। ध्रुवी कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी कहते हैं। और रिमोट सेंसिंग उपग्रह इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि कौन से कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी कहते हैं, ये आपका ध्रुवी कक्षा।
रिमोट सेंसिंग उपग्रह, मैंने आपको बताया था रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होता है। पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं, पृथ्वी के अंदर खनिज, वन, पर्वत, पठार, उसमें क्या मिनरल्स पाया जाता है, सब चीज़ का पता लगाने के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है उसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। और इसी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। सेकंड है आपका भू स्थिर कक्षा, इसको क्या किया जाता है, विषुवत रेखा के समानांतर स्थापित किया जाता है। थर्ड है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा, विषुवत रेखा के अलावा अन्य अक्षांश पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि संचार उपग्रह इसी भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना एक और है, जो हम एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, रिमोट सेंसिंग को कौन से कक्षा में स्थापित किया जाता है, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है। और एक होता है आपका संचार के लिए सैटेलाइट, ये संचार के लिए सैटेलाइट को आपका भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अब ये तीनों कक्षा होता क्या है, इसको अपन देखते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है, ये है आपका पृथ्वी, और देखो ये रोटेशन कर रहा है, ये सैटेलाइट है, ये जो है आपका सैटेलाइट है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, सैटेलाइट है। अब कौन सा ध्रुवीय कक्षा होता है और कौन सा ध्रुवीय कक्षा होता है और कौन सा भूस्थिर कक्षा होता है और भूतुल्यकालिक कक्षा होता है, इसको देखते हैं। तो देखो क्या होता है, ये देखो ये पृथ्वी दिखा रहा है आपको, ये है आपका यहाँ से इक्वेटर, ठीक है। अगर मैं सैटेलाइट को इस इक्वेटर के पैरेलल में स्थापित कर देता हूँ, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या, भूस्थिर कक्षा, ठीक है। मतलब ये इक्वेटर है पूरा गोल, उसके बाद एक अक्षांश, फिर दो अक्षांश, फिर तीन अक्षांश, ऐसे जाता है, फिर नीचे में भी अक्षांश, यहाँ पे भी अक्षांश, यहाँ पे भी अक्षांश। तो ये आपका इक्वेटर है, और इस इक्वेटर के पैरेलल में मैं किसी सैटेलाइट को क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, तो उसी कक्षा को क्या बोला जाता है, भूस्थिर कक्षा। और भूतुल्यकालिक कक्षा क्या, किसको बोलते हैं, देखो ये इक्वेटर है और ये अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश है। तो भूस्थिर उपग्रह को क्या किए, ये जो दिख रहा है आपको इक्वेटर, उसके पैरेलल में क्या कर दिए, स्थापित कर दिए। और विषुवत रेखा के अलावा जैसे कि ये अन्य अक्षांश पर अगर हम उपग्रह को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसको भूतुल्यकालिक उपग्रह बोलते हैं। कहने का मतलब ये है आपका विषुवत रेखा, इसको छोड़ देना है। यहाँ विषुवत रेखा पे जो भी क्या बोलते हैं सैटेलाइट स्थापित होगा उसको भूस्थिर कक्षा बोलेंगे, और उसके अलावा अन्य अक्षांश पर स्थापित करेंगे उसको भूतुल्यकालिक बोलेंगे। जैसे कि आपका ये अन्य अक्षांश है, यहाँ पे भी आप स्थापित कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी। यहाँ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो स्थापित होगा उसको क्या बोलेंगे, भूस्थिर बोलेंगे, और उसके अलावा जहाँ पे भी स्थापित करोगे, है ना, उसको भूतुल्यकालिक बोलेंगे, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ ध्रुवीय कक्षा। देखो ये पूरा पृथ्वी दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल और इधर है आपका साउथ पोल, ठीक है। अगर मैं सैटेलाइट को नॉर्थ से साउथ में क्या कर देता हूँ, घुमाता हूँ, मतलब स्थापित करता हूँ, तो इसी को बोला जाता है ध्रुवीय कक्षा। देखो फर्स्ट में क्या, जियो स्टेशनरी में देखो सैटेलाइट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन पोलर में क्या होता है, मतलब ध्रुवीय कक्षा में क्या होता है, देखो मतलब जो सैटेलाइट होता है वो ऐसे घूमता है, ये ऐसे, ठीक है। और भूतुल्यकालिक में सैटेलाइट कैसे घूमता है, ये ऐसे। समझ आया आपको? तो यही है आपका, यही बोलना चाह रहा है। ये देखो ये जो आपका इमेज है जो दिखाया गया है, ये भूतुल्यकालिक का है। समझ आ रहा है? देखो ये विषुवत रेखा के समानांतर घूम रहा है, ये जो सैटेलाइट है ये विषुवत रेखा के समानांतर घूम रहा है, ठीक है ना। और विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जो और रेखाते हैं, अक्षांश रेखाते हैं, विषुवत रेखा को छोड़ के जो भी अक्षांश मैं उपग्रह को क्या करूँगा, सेट करूँगा, वो भूतुल्यकालिक हो जाएगा। और पोल टू पोल, यहाँ पे देखो ये पोल है, ये इसको पोल बोलते हैं ना, पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे अगर ये होगा सैटेलाइट, इस तरीके से अगर रोटेशन होगा सैटेलाइट का, तो इसको ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं,
ठीक है। तो और एक और चीज़ है कि ध्रुवीय कक्षा में क्या है, सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। ध्रुवीय कक्षा में आपका रिमोट सेंसिंग को किया, मतलब रिमोट सेंसिंग उपग्रह को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और जो ऐसे घूम रहे हैं भूस्थिर या भूतुल्यकालिक, ठीक है, इस कक्षा में आपका जो संचार का जो सैटेलाइट है उसको यूज़ किया जाता है, मतलब स्थापित किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं ऊंचाई के आधार पर कक्षा। ठीक है, ये तो हो गया था आपका एंगल के हिसाब से। अब आते हैं आपके ऊंचाई के आधार पे कक्षा। और कितने कितने प्रकार के कक्षा होते हैं, तो ऊंचाई के आधार पे 3 कक्षा होते हैं। फर्स्ट है आपका लियो, सेकंड है आपका मियो, थर्ड है आपका जियो। तो फर्स्ट है आपका लियो। लियो का फुल फॉर्म होता है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। और इसका है आपका सेकंड है आपका मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और थर्ड है आपका जियो, अर्थ ऑर्बिट। तो लियो पृथ्वी की ऊंचाई से 160-1600 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, किलोमीटर। पृथ्वी की ऊंचाई से 160 से 1600 किलोमीटर के रेंज में जिस उपग्रह को स्थापित करते हैं, जिस कक्षा में स्थापित करते हैं, उसको लियो कहा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको, रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। एक तो है आपका रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और एक है आपका रिमोट सेंसिंग उपग्रह और कौन सा कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, वो लियो कक्षा में, जो किसके हिसाब से, आपके आधार ऊंचाई के हिसाब से है। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन से कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, लियो कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। सेकंड है आपका मियो। मियो का अर्थ होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितना है, 10,000 से 20,000 किलोमीटर। जो जीपीएस हम यूज़ करते हैं, ना, कहीं आने या जाने के लिए हम जीपीएस ऑन करते हैं, वो जीपीएस भी क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो वो सैटेलाइट आपका कहाँ पे स्थापित किया जाता है, यही मियो कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है। थर्ड है आपका जियो। जियो का अर्थ होता है जियो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई है आपका पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जियो अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई कितना है, 36,000 किलोमीटर। और इसका परिक्रमण काल कितना है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। मतलब जिस तरह एक दिन में पृथ्वी क्या करता है, 23 घंटा 26 मिनट 4 सेकंड में एक दिन पूरा परिक्रमा करता है, तो उसी के साथ साथ सेम आपका ये जो जियो में जो सैटेलाइट रहता है, वो भी है, उसका परिक्रमण काल कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण आपका भूस्थिर और भूतुल्यकालिक। ठीक है। और भूस्थिर और भूतुल्यकालिक मैं आपको बताया था कि भूस्थिर और भूतुल्यकालिक में क्या स्थापित किए जाते हैं, संचार के लिए जो सैटेलाइट है उसको स्थापित किए जाते हैं। तो भूस्थिर और भूतुल्यकालिक किसकी एग्जाम्पल है, जियो की एग्जाम्पल है। तो जियो में क्या किया जाएगा, जियो में आपका संचार के लिए सभी उपग्रह कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ मैं कि जैसे कि आपका ध्रुवीय कक्षा है, ध्रुवीय कक्षा में रिमोट सेंसिंग को स्थापित किया जाता है। और आपका जैसे कि जियो सिंक्रोनस कहने का मतलब ये आपका भूस्थिर उपग्रह और भूतुल्यकालिक उपग्रह, वो आपका जो संचार के लिए उपग्रह रहता है वहाँ पे स्थापित किया जाता है। और ये जो जियो स्थिर उपग्रह और जियो मतलब भूतुल्यकालिक उपग्रह, ये दोनों आपके जियो के एग्जाम्पल हैं। जियो मतलब जियो अर्थ ऑर्बिट के एग्जाम्पल है। ठीक है। और भूस्थिर उपग्रह और भूतुल्यकालिक उपग्रह में क्या स्थापित किया, संचार के लिए सभी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो जियो में भी क्या होगा, जियो में भी संचार के लिए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। और यहाँ पे पिछले बार क्वेश्चन क्या आया था, आज से मेरे हिसाब से 2016 के प्रीलिम्स में आया था, ये क्वेश्चन आया था कि भूस्थिर उपग्रह कितने किलोमीटर में स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें दिया था 12,000, 20,000, 25,000 और 36,000। तो इसका आंसर क्या होगा, 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।